वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। Chapter 12 She lost her memory। अब तक वहां मौजूद हर एक इंसान का दिल दहशत के मारे कांपने लगा था। कईयों ने तो अपनी आंखें जोर से मिच रखी थी। उनका दिल उस खून की होली को देखने की इजाजत नहीं दे रहा था। अब आगे कैप्टन ने माओ जेडोंग का कटा हुआ सर पार्लियामेंट हाउस के बाहर टॉप पर टांग दिया। फिर वो लोग जैसे वहां आए थे वैसे ही चुपचाप वहां से चले गए, मानो कुछ हुआ ही ना हो। किसी ने ना ही उन्हें रोकने की हिम्मत की और ना ही टोकने की। हर किसी का दिल कभी ना खत्म होने वाले खौफ से भर चुका था। रिचर्ड मैंशन स्टडी रूम का माहौल बेहद ही तनावपूर्ण था। चार्ली ने बेला को बुरी तरह घूरते हुए कहा, मैं उस नकारा लड़की के कातिल को नहीं ढूंढूंगा। सुना आपने, मैं नहीं ढूंढूंगा। आप किसी और से ये काम करवाए, मैं नहीं कर रहा ये। चार्ली की बातें बेला ने सुनी, मगर ऐसा नहीं लग रहा था कि बेला को उसकी बातों से जरा सा भी फर्क पड़ रहा हो। बेला ने कठोरता से कहा, लड़के, मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हें एमा के कातिल को आज रात ही ढूंढना है और कल सुबह तुम्हें मेरे साथ हॉस्पिटल चलना है, मिस्टर रिचर्ड से मिलने के लिए। मिस्टर रिचर्ड से बेला का इशारा मिस्टर फ्रैंक रिचर्ड की तरफ था, जिन्होंने बचपन में बेला को अडॉप्ट किया था और जो चार्ली के पिता थे। हालांकि उनकी कुछ करतूतों की वजह से चार्ली उनसे सख्त नफरत करता था। असल में चार्ली पूरी रिचर्ड फैमिली से सख्त नफरत करता था। सिर्फ बेला ही पूरे परिवार में एक ऐसी इंसान थी जिससे चार्ली को लगाव और प्यार था। चार्ली मिस्टर रिचर्ड का जिक्र सुनते ही एकदम से भड़क उठा, सिस्टर बेला, मैं ना ही उस नकारा लड़की के कातिल को ढूंढूंगा और ना ही उस आदमी से मिलने जाऊंगा। आपको जो करना कीजिए, मगर मैं इन दोनों में से कोई भी काम नहीं करूंगा। चार्ली की बात सुनकर बेला ने आराम से कहा, तुम्हें ये दोनों काम करना पड़ेगा चार्ली। अब जाओ, बर्तिका को मेरे बेडरूम में जाकर सुला दो, मुझे अभी थोड़ा काम है। बेला की बात सुनकर चार्ली ने अपना दांत भींच लिया, मगर उसने इस बार कुछ कहा नहीं। बर्तिका को सावधानी के साथ बेला की गोद से लेने के बाद चार्ली स्टडी रूम से बाहर चला गया। उसका हैंडसम चेहरा अब भी गुस्से से लाल पीला हो रहा था। टिबेट, रेयांश, आदित्य और आरव उस जख्मी लड़की को अपने आउट हाउस ले आए थे। वह आउट हाउस सिंपल वुडन कॉटेज जैसा था। उसके एक साइड जंगल थी और दूसरी साइड पहाड़। रेयांश, आरव और आदित्य के अलावा उस आउट हाउस के बारे में किसी और को पता नहीं था, रेयांश के कुछ पर्सनल सबऑर्डिनेट को छोड़कर। लड़की को चेक करने के बाद फीमेल डॉक्टर ने रेयांश की तरफ देखा। उन चारों के अलावा उस आउट हाउस में एक और इंसान मौजूद था, जो कि रेयांश का खास सबऑर्डिनेट रॉबिन था। रॉबिन की उम्र तकरीबन 21 साल की थी। रॉबिन ने ही फीमेल डॉक्टर को रेयांश के कहने पर वहां बुलवाया था। रेयांश, आरव और आदित्य की पैनी नजर डॉक्टर और उस लड़की पर ही टिकी हुई थी, जिसे अब हल्का हल्का होश आ चुका था, मगर को पूरी तरह से अपने होश में नहीं आई थी। शायद वो किसी सदमे में थी। डॉक्टर ने गहरी सांस लेकर कहा, सर, इन्हें लंबे समय तक बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया है। कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल इंजरीज के अलावा इनकी आंखों में भी कुछ प्रॉब्लम है। शायद किसी तरह का एसिड डाला गया है इनकी आंखों में और माइल्ड कंसेशन की वजह से ये अपनी मेमोरीज भी खो चुकी है। इन्हें अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं है। डॉक्टर की बातें सुनकर आदित्य और आरव की आंखें एकदम से फैल गई। वो दोनों ही नहीं बल्कि खुद डॉक्टर और रॉबिन भी उस लड़की को कंडीशन के बारे में जानकर हैरान थे। उन सबको यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान एक 8 साल की बच्ची के साथ ऐसी क्रूरता भी कर सकता है। रेयांश ने कुछ बोलने से पहले एक नजर उस लड़की को देखा, जिसकी आंखें सुर्ख लाल थी। जख्मी होने के बावजूद वह लड़की बेहद ही सुंदर और मासूम दिख रही थी। अचानक और अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार रेयांश को किसी पराये के लिए अजीब सी हमदर्दी महसूस होने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्यों, पर वो इस लड़की को प्रोटेक्ट करना चाहता था। शायद ये दया था या फिर कुछ और, मगर इसे शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता था। रेयांश ने बिना इमोशन के पूछा, इसकी आंखें ठीक होने में और यादाश्त वापस आने में कितना वक्त लगेगा? जवाब में डॉक्टर ने कहा, यादाश्त का तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। वो आज ही वापस आ सकता है, आज से 10-20 साल बाद भी, या फिर कभी नहीं, मगर इनकी आंखें आई ट्रांसप्लांट के बाद ही ठीक होगी। और अगर आपको आई ट्रांसप्लांट कराना है तो जल्दी कराना होगा, वरना आई ट्रांसप्लांट भी इनकी आंखों को ठीक नहीं कर पाएगी। डॉक्टर की पूरी बात सुनने के बाद रेयांश ने ठंडे लहजे में कहा, इस लड़की की कोई आई ट्रांसप्लांट नहीं होगी। आप बस आज के लिए इसकी इंजर्स को अच्छे से ट्रीट कर दीजिए, बाकी सब मैं देख लूंगा। रेयांश का फरमान सुनकर आदित्य और आरव के साथ साथ डॉक्टर भी असमंजस में पड़ गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि रेयांश कैसे इस लड़की की इंजरीज और आंख को ठीक करेगा, मगर उनमें से किसी ने भी रेयांश से कुछ पूछने को हिम्मत नहीं की। रेयांश रॉबिन को कुछ इशारा करने के बाद उस कमरे से बाहर चला गया।
रॉबिन भी रेयांश के पीछे बाहर आया और उसने रेयांश को कहा, बॉस, बिग बॉस का कॉल आया था। उन्होंने पूछा है कि आप नानी माँ के फ्यूनरल में आना चाहते हो या नहीं। कल मेरे टेस्ट है मिस्टर रॉबिन, मैं अपने टेस्ट स्किप नहीं कर सकता हूँ। हाँ, मैंने बिग बॉस को इस बारे में बताया। पहले वो रॉकी को यहाँ भेजने वाले थे, मगर मेरे बताने के बाद उन्होंने आपसे पूछने के लिए कहा है कि आप वहाँ जाने में कंफर्टेबल हो या नहीं। रॉबिन की बात सुनकर रेयांश ने कुछ क्षण की खामोशी के बाद कहा, आप रहने दो मिस्टर रॉबिन, मैं उनसे खुद बात करके इस बारे में भी बता दूंगा। ओके बॉस, रॉबिन ने जवाब में कहा। रिचर्ड मैंशन। देर रात को किसी ने मिस्टर लूक के कमरे का दरवाजा खटखटाया। मिस्टर लूक ने डोर ओपन किया तो बेला को अपने सामने खड़ा पाया। मिस्टर लूक ने धीमी आवाज में बेला से पूछा, इतनी रात हो गई है बेला, तुम अब सोई नहीं? नहीं, नींद नहीं आ रही है अंकल। आंटी सो गई क्या? हाँ, वो अभी ही सोई है, बड़ी मुश्किल से सुलाया है उसे। अपने अंकल की बात सुनकर बेला ने गहरी सांस ली और फिर उसने कहा, अंकल, जिस इंसान ने एमा का कत्ल किया था उसे चार्ली ने ढूंढ लिया है, उसके साथ क्या करना है आप खुद ही डिसाइड कीजिए। बेला की बात सुनते ही मिस्टर लूक ने ठंडे स्वर में पूछा, कौन है वो इंसान? कहाँ है वो इस वक्त? और क्यों मारा उसने एमा को? बेला ने उनकी बातों का जवाब देते हुए कहा, उसका नाम जोसेफ है, अंडरवर्ल्ड की सिल्वर गैंग से उसके ताल्लुकात है। एमा पिछले 2 सालों से उससे ड्रग खरीद रही थी, मगर पिछले 1.5 साल से उसने उसे ड्रग के लिए पे नहीं किया और पैसा मांगने पर एमा ने उसे ही पिटवा दिया, इसीलिए उसने एमा को जान से मार दिया। इस वक्त वो गार्डन एरिया में है। बेला का जवाब सुनकर मिस्टर लूक की मुठ्ठियां मजबूती से कस गई। उनका दिल आग की भट्टी के भांति सुलग रहा था। एमा की बिगड़ती हालत को देखते हुए मिस्टर लूक ने ही 1.5 साल पहले बेला को कहकर एमा का क्रेडिट कार्ड बंद करवा दिया था। उन्हें लगा था कि अगर एमा के पास पैसे नहीं रहेंगे तो वो ज्यादा नशा नहीं करेगी और सुधर जाएगी, मगर उन्हें क्या पता था कि उनका ऐसा करना उनकी बेटी की मौत का कारण बन जाएगा। मिस्टर लूक एकदम से पलटकर अपने कमरे में गए। उन्होंने अपनी ड्रॉर से गन निकली, फिर वो सीधा गार्डन एरिया की तरफ बढ़ गए। बेला ने उन्हें जाते हुए कुछ पल तक देखा, फिर वो वापस अपने कमरे में आ गई। वर्तिका बेड पर पिलो को हक करके क्यूटली सो रही थी। सोते समय उसके चेहरे की मासूमियत कई गुना ज्यादा बढ़ जाती थी। बेला बेड पर वर्तिका के सिरहाने में बैठ गई, फिर उसने वर्तिका का दोनों कान अपने हाथों से कवर कर दिया। ठीक उसी वक्त गार्डन एरिया से आती गन शॉट्स की आवाज पूरे रिचर्ड मैंशन में गूंजने लगी। लगातार 30 गन फायर के बाद वो आवाजें आनी बंद हो गई। बेला ने वर्तिका के कानों से अपना हाथ हटाया। उसके बाद वो वर्तिका के फोरहेड पर किस करके बाथरूम में फ्रेश होने चली गई। फ्रेश होने के बाद बेला कैजुअल कपड़ों में बाथरूम से बाहर आई और वर्तिका को हक करके उसने अपनी आंखें बंद कर ली। हालांकि आंख बंद करने के तुरंत बाद ही बेला को एकाएक ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। बेला ने एकदम से अपनी आंखें खोलकर कमरे में चारों तरफ अपनी नजर घुमाई, मगर उसे वहां कोई भी नजर नहीं आया। कमरे की विंडो भी सलीके से बंद थी। बेला ने अपनी इंट्यूशंस को नजरअंदाज करते हुए दोबारा अपनी आंखें बंद की, मगर फिर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। बेला के लिए यह एहसास बड़ा ही अजीब लग रहा था। उसे ऐसा पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। बेला ने तीसरी बार अपने दिमाग की सुनते हुए अपनी आंखें बंद कर ली, मगर इस बार बेला को ऐसा नहीं लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। इस बार सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, इसीलिए बेला ने इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तकरीबन 1.5 घंटा बाद जब बेला गहरी नींद में जा चुकी थी, तब एक काली छाया चित्र अचानक विंडो की दूसरी तरफ दिखाई पड़ने लगी। पूरी रात वह छाया चित्र विंडो के पास वैसे ही खड़ी रही। शीशे की दूसरी तरफ से उसकी लाल आंखें एकटक बेला को सोते हुए देख रही थी। अंधेरा खत्म होते ही वह छाया चित्र भी सुबह के उजाले के साथ कहीं गायब सा हो गया। अगले दिन नानी माँ की फ्यूनरल अभी पूरी नहीं हुई थी, इसीलिए बेन, निखिल और सैम ब्रिटेन चले गए। कार्तिक अपने फेस डबल को बकिंगम पैलेस में अपनी जगह छोड़कर कल रात ही चाइना चला गया था और उसके बाद वो रॉकवेव सिटी चला गया था। वैसे तो रॉकवेव अटलांटिक ओशन में स्थित एक आइलैंड थी, मगर बोला चाल की भाषा में उस पूरे आइलैंड को लोग रॉकवेव सिटी ही कहते थे। दोपहर के समय बेला अपने केबिन में बैठी ऑफिस का काम कर रही थी। वो मिस्टर रिचर्ड से मिलने के बाद सीधा रिचर्ड कॉर्पोरेशन ही चली आई थी। उसके फैमिली में खुद इश्यूज चल रही थी, इसीलिए उसका तो ब्रिटेन जाने का कोई तथ्य ही नहीं बनता था। वर्तिका भी वही काउच पर बैठी साइंस फिक्शन बुक्स पढ़ रही थी। अचानक हुई डोर नॉक की आवाज ने बेला और वर्तिका का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। बेला ने कम इन कहा तो 2 काले कपड़े वाले गार्ड्स के साथ एक लंबी और पतली लड़की केबिन के अंदर दाखिल हुई। उन गार्ड्स के कपड़ों पर मौजूद ब्लैक विंग सिंबल को देखते ही बेला की भावे दिलचस्पी के साथ सिकुड़कर आपस में जुड़ गई। वो गार्ड्स रॉकवेव से थे।
बेला ने ध्यान से उस लड़की को देखा, जो कि बगैर परमिशन उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गई थी। उस लड़की का सुंदर चेहरा मास्क से पूरी तरह कवर्ड था, मगर उसकी घमंड और कोल्डनेस से भरी सुंदर आंखें उसकी सुंदरता के बारे में बताने के लिए काफी थी। लड़की के इशारे पर एक गार्ड ने आगे बढ़कर सूटकेस बेला के वर्क डेस्क पर रख दिया। लड़की ने सूटकेस खोला और उसके अंदर से एक ब्लैक पेपर निकालकर बेला की तरफ बढ़ाते हुए कहा, रॉकवेव चाहती है कि आप वापस रॉकवेव ज्वाइन कर लो। बदले में आपको उससे ज्यादा ही मिलेगा जो पहले आपको मिला करता था। बेला ने शांत भाव के साथ उस लड़की की पूरी बात सुनी। हालांकि उस लड़की की आवाज में किसी भी तरह की रिक्वेस्ट नहीं थी। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे वो बेला को अपना फैसला सुना रही हो। कौन है वह अंजनी लड़की? क्या उस लड़की की आंखें कभी ठीक हो पाएगी? क्या है उस छाया चित्र का मकसद? क्या होगा बेला का जवाब? जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड।